हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने कल आपको न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इसी के पहले जो है पहले वाली क्लास में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पूरा पढ़ा दिया है मैंने, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे पाएंगे कि आप विजन आईएएस का मैंने जून वाला मंथ के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा दिया है। अब उसको आप नहीं पढ़े हैं तो आप जून वाली को भी देख लीजिए, प्री और मेंस के हिसाब से एकदम कंप्लीट है वो। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वही नीचे से सेक्शन से आज शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी होता है, एक मोरल डाउन नहीं होगा आपका भी, और पढ़ते चले जाएंगे। इसमें क्या है कि काला सागर अनाज समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, काला सागर अनाज समझौता। पहले चीज़ क्या है कि इससे संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, काला सागर अनाज समझौता क्या है। ठीक, प्री के हिसाब से बता रहा हूँ, प्री के हिसाब से क्या क्या बन सकता है, क्या है ये स्टेटमेंट में बन जाएगा प्रश्न यूपीएससी के लिए। ठीक, काला सागर से सटे देश, काला सागर से सटे देश। ठीक, एक ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा जो प्रावधान है, प्रावधान है। ठीक, और तीसरा जो है समझौते में कुछ प्रमुख स्थल, समझौते में प्रमुख स्थल से मैपिंग दे देगा। 4 प्रकार के प्रश्न यूपीएससी और यूपीपीसीएस दो है इससे बना सकते हैं। खासकर यूपीपीसीएस तो काला सागर से सटे देशों को बना सकता है, और यूपीएससी इन 4 वैराइटीज़ को प्रश्नों को बना सकता है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इन चारों प्रश्नों का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा, और चारों प्रश्नों अब में से कोई भी प्रकार का अगर प्रश्न आया तो आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। मेरा कंटेंट इसी पर निर्भर है। ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें वैल्यू एडिशन भी रहेंगे, यानी विजन आईएएस मैगजीन ही नहीं, इसके अलावा भी मैं आपको मैपिंग और अन्य चीज़ों से मैं आपको वैल्यू एडिशन कंप्लीट कराऊंगा। और ऐसा जो कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कंटेंट है उसमें कह रहा है कि रूस जो है काला सागर अनाज समझौते से अलग हो गया। न्यूज़ में बस इतना ही आपको पहले ध्यान देना है, और यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए। रूस क्या हुआ, काला सागर अनाज समझौते से अलग हो गया। अब आते हैं कि काला सागर अनाज समझौता है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या है ये। अब बैकग्राउंड बताता हूँ। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के कारण जो है क्या हुआ कि जो वस्तुओं सेवाओं का और जो खासकर अनाजों का जो आयात निर्यात हो रहा था, आपूर्ति श्रृंखला थी, वो बाधित हो गई। अब बाधित हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो कीमतें थी खाद्यान्न पदार्थों की वो काफ़ी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब इससे निपटने के लिए क्या हुआ कि जुलाई में 2022 में, पिछले साल ही जुलाई 2022 में पिछले साल ही क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन के बीच में यूएन और तुर्की ने समझौता कराया। तुर्की ने समझौता कराया, 2 देश यूएन और तुर्की ने समझौता कराया, और यही समझौता क्या होता है, काला सागर अनाज समझौता। इसी को समझते हैं काला सागर अनाज समझौता। ठीक है, इसमें इस समझौते में क्या था वे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो यूक्रेन के 3 बंदरगाह हैं, कौन कौन से, ये देखिए यहाँ पे कौन है, चोर्नोमास्क ओडेसा है। ठीक है, और यहीं पे आप ऊपर जो पिडवेनी है। ठीक है, यानी यजनी पिडवेनी, इन तीनों बंदरगाहों से, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन ना, यही वाला, ठीक, ये लाइन है जो है, ये यहीं तक जो है क्या हुआ कि आपका इस्तांबुल यानी कि तुर्की तक, और इस यहाँ से जो है विश्व के अनेक भागों में जो यूक्रेन का निर्यात था विशेष रूप से खाद्यान्न का, उसके लिए एक जो सुरक्षित मानवीय गलियारे का प्रावधान किया गया। सुरक्षित मानवीय गलियारे मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो है जो निर्यात होगा उसके ऊपर कोई भी प्रावधान में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ये मुख्य प्रावधान था इसका। ठीक है, ये समझौता इसलिए किया गया कि जो खाद्य कीमतों में वृद्धि हो रही थी उसे रोका जाए, और आपूर्ति श्रृंखला जो बाधित हुई है उसको फिर से चालू किया जाए। तो इसके लिए मुख्य चीज़ें क्या हैं, मुख्य चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो मध्यस्थता कौन कराया, यूएन और तुर्की और यूएन जो है इसकी मध्यस्थता कराए। ठीक, अब 3 बंदरगाह आपने देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इसीलिए वैल्यू एडिशन लाया हूँ। देखिए, आप ये देख रहे होंगे मैप देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये क्या है, ये तुर्की है, ये रसिया है, और ये यूक्रेन है। ठीक है,
और बीच में क्या है, काला सागर, जो काला वाला चीज़ है ना वही सागर है, ये काला सागर। काला सागर का आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। ये तुर्की की जो है यहाँ पे इस्तांबुल राजधानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यूक्रेन से यूएन जो है, ओडेशा है और चोर्नोमास्क, 3 बंदरगाह यूक्रेन के आपको दिख रहे होंगे। यहीं से जो है एक आयात निर्यात के लिए, विशेष रूप से निर्यात के लिए खाद्यान्न का जो निर्यात हो रहा था, यानी खाद्य पदार्थों का, उसके लिए जो है सुरक्षित मानवीय गलियारा, और यहाँ से विश्व के अनेक भागों में, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ये एक सुरक्षित मानवीय गलियारा जो है ये बनाया गया कि ताकि जो है खाद्यान्न जो है उसका आपूर्ति श्रृंखला बाधित ना हो और कीमतें जो हैं वो जो वृद्धि हुई हैं वो कम हो सकें, चूँकि यूरोप और अन्य देशों के लिए भी एक संकट बन चुका था। और रूस क्या किया है, और किसके बीच में था, यूक्रेन और रूस के बीच में, तुर्की मध्यस्थता था और यूएन मध्यस्थता किया था। अब ये क्या हुआ कि रूस अलग हो गया है। अब समझ में आपको आ गया होगा, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यही जो है आपका प्रावधान करता है। रूस अलग क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। रूस ने बोला कि समझौते के तहत जो दावा किया गया था ना, यानी वादा किया गया था कि मतलब जो रूस के लिए भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी, वो भी अभी वादा जो है पूरा नहीं किया गया है। रूस को अपने जो कृषि उत्पाद हैं और फर्टिलाइज़र है उस पे जो है निर्यात करने में परेशानी हो रही है। और जो उसको रूस को, आपको याद होगा, रूस को आपको जो स्विफ्ट प्रणाली से, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन प्रणाली जो इंटरनेशनल प्रणाली होती है उससे बाहर कर दिया गया था। तो इससे भी है उसको, रूस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस ने बोला कि यूक्रेन ने मुख्य रूप से क्या किया है कि दूसरा पॉइंट क्या था, यूक्रेन जो है मुख्य रूप से जो है उच्च और मध्यम आय वाले जो देश हैं उन्हीं को निर्यात कर रहा है, जो गरीब देश हैं उसको केवल 3% किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट था कि आपको सभी लोगों को समान रूप से कर रहा है, न कि सिर्फ उच्च और मध्यम आय वर्ग के देशों को बेच करके आप लाभ कमाइए और निम्न आय वर्गों को ना बेचें, ठीक है। तो ये यूक्रेन ने इसका उल्लंघन किया, 2 आरोप लगा कर रूस इससे अलग हो गया। प्रारंभिक समय में ये 120 दिनों के लिए समझौता था, 120 दिनों के लिए। बाद में इसे घटाने या बढ़ाने का प्रावधान था, हालांकि इसे 2 बार बढ़ाया गया। देखिए यहाँ पे 2 बार इसको बढ़ाया गया, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मैंने आपके लिए वैल्यू एडिशन लाया है। वैल्यू एडिशन ये है कि आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और ये कल की न्यूज़ है कि आप, ये दिखाता है कि ये मैंने न्यूज़ ली है, कल देख लीजिए, 9 सितंबर 2023 रात को 10:30 बजे की न्यूज़ है ये आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज़ मैंने कवर की है। इसमें क्या बोला गया है कि रूस ने बोला कि काला सागर जो है अनाज समझौते वो फिर से अपनाने के लिए जो क्या है वो अपनी मूल मांगों पर अडिग है। मूल मांग उसकी क्या है, पहली बात बता रहा हूँ, मूल मांग ये है कि रूस को फिर से स्विफ्ट वाले जो ट्रांजैक्शन प्रणाली है उससे जोड़ दिया गया, ठीक है, स्विफ्ट वाले ट्रांजैक्शन प्रणाली से जोड़ दिया जाए। यूक्रेन जो है, जो निम्न आय वर्गों के जो देश हैं उनको भी अपना अनाज को निर्यात करे, और रूस को भी जो है अपनी खाद्य पदार्थों और फर्टिलाइजर्स को निर्यात करने में कोई बाधा ना हो, यही उसकी मूल मांग है। और ये कल का न्यूज़ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि रूस का जो बयान कब आया है, जो पुतिन और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं 5 दिन पहले बैठक हुई थी। चूँकि क्या है कि तुर्की जो है मध्यस्थता यही करा करके ये समझौता किया था और यूएन था, ठीक है। तो ये रूस का बयान आया है, आप इसको अपडेट के तौर पे याद रखिएगा, ठीक। अभी क्या है कि समझौते के जो समाप्त हो जाएंगे उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके प्रभाव ये पड़ने वाला है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होगी। अब अनाज और तिलहन की जो कीमतें हैं पहले से ही बढ़ी हुई हैं। यूक्रेन के किसानों पर प्रभाव पड़ेगा, लॉजिस्टिक लागत में चूंकि उन लोगों में वृद्धि हो जाएगी, तो वे जो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए औने पौने दामों पे अपने उत्पादों को बेचने पड़ेगा उन लोगों को। गरीबों पे असमान प्रभाव पड़ेगा, चूँकि क्या है कि खाद्य असुरक्षा से जो लोग, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं यूक्रेन युद्ध और रूस के युद्ध के बाद से, तो ये स्थितियां और भयावह हुई हैं। तो ये गरीबों पे असमान प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में खाद्य तेल पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो सूरजमुखी और सोयाबीन का जो आयात करता है भारत, वो अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। और ऐसी जो समझौता निलंबन हुआ है, इसके बाद से जो सूरजमुखी के तेल में कीमतों में वृद्धि हो गई है। और फर्टिलाइजर्स की कमी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि फर्टिलाइजर की कमी तो होगी ही, कीमतों में असमान तरीके से वृद्धि होगी। क्योंकि क्या है कि रूस और बेलारूस जो है विश्व के सबसे बड़े खनिज उर्वरकों के स्रोतों में से एक है। वैश्विक स्रोतों में लगभग इनकी हिस्सेदारी 14% है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार लीजिएगा आप लोग, ये मेंस के लिए भी काम करेगा। तो अब चीज़ आता है कि इसके विवाद के लिए आगे की राह क्या हो सकती है समाधान के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। इसके लिए, इस विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
यूएन को मजबूत करना है और उसमें सुधार करना है, यानी जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध, मानवाधिकार संबंधी मुद्दों ने ये जो दर्शाया है कि अभी यूएन में अभी भी सुधार की आवश्यकता है और वे जो बड़े मसले रहे, मुद्दे रहे, उनको हल करने में यूएन कहीं ना कहीं असफल रहा है। तो यूएन में सुधार की ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यकता है इसकी। और वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, जिसके लिए AI, उन्नत तकनीक, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, ठीक है, वैश्विक और संज्ञानात्मक योजना निर्माण, ऐसे सारी चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ प्री के हिसाब से 2 पॉइंट कवर किए हैं। कौन कौन से? ये 2 नहीं 3 हो चुका है। ये समझौता क्या है, कौन कौन से देश है, जगह मैंने आपको बता दी, और साथ साथ ये भी बता दी कि इसका मुख्य प्रावधान क्या है। अभी भी प्री में इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैप आप देख लिए होंगे, 3 जो बंदरगाह हैं, बंदरगाहों को याद रखना है चूँकि न्यूज में रहे हैं, और ये तीनों यूक्रेन संबंधित है। ये आप मैप देख लिए होंगे, काला सागर आप देख ही रहे होंगे। प्रश्न ये बन सकता है कि जो है ब्लैक सी से सटे हुए देश कौन कौन से हैं, इसको आप इस मैप से देख सकते हैं। मोल्डोवा दे देगा ना तो आप कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो ये इसीलिए मैप आपको बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि काला सागर से सटे हुए देश, यूपीपीसीएस के लिए एकदम समझ लीजिए फेवरेट सा क्वेश्चन है, ये प्यारा सा प्रश्न है। ये यूपीएससी भी एकदम ऐसे ही प्रश्नों को उठाता है, ठीक ऐसे प्रश्नों को आप PYQ उठा के देख लीजिए। रसिया है, यूक्रेन है, ठीक है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सारे देश क्या हैं आपसे काला सागर से सटे हुए देश हैं, ठीक है। इन मैपों को आपको ध्यान दे देना है। मोल्डोवा नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अब देखिए ये क्या हुआ है कि जब अभी जो रूस ने ये कंटेंट आपके लिए मैं क्यों लाया हूँ, चूँकि आप इस टॉपिक को पूरा कंप्रेहेंसिव वे में कवर कर लें कि इससे प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। हम लोग जल्दबाजी में नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, 3-3 4-4 टॉपिक डेली पढ़ते हैं, और ये मैं बता रहा हूँ महीने भर में मैगजीन ख़त्म कर देंगे हम लोग। इसमें क्या यूक्रेन है और यही जो है यहीं से आपका ब्लैक सी से आपका रूट था। अब ये जो समझौता बाधित हो गया है, समझौता निलंबित हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यूक्रेन जो है अपना क्या बोला है, अल्टरनेटिव रास्ता खोजा है। अब भाई अपने अनाज को निर्यात तो करेगा ही, वो करेगा, तो अल्टरनेटिव रास्ता क्या है, वैकल्पिक, उसने क्या किया, रोमानिया से एक अपना बंदरगाह के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, लिथुआनिया के थ्रू जा रहा है, ठीक, इस बंदरगाह से, ठीक। फिर इसके बाद पोलैंड में जो है पोलैंड में जो है गाइडिनिया जो है यहाँ से जा रहा है, और एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इनके नाम तो पढ़ने वैसे भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बट एक रास्ता आप दिखा दे रहा हूँ कि अल्टरनेटिव वे में पोलैंड और लिथुआनिया और रोमानिया जो है यूक्रेन की देश, आप याद कर लीजिए 3 देश जो है यूक्रेन की मदद कर रहे हैं निर्यात करने के लिए, रोमानिया, पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद अब क्या आता है कि अब आपको पढ़ना है क्या, SCO, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से प्री और मेन से कुछ भी प्रश्न आएगा आप इसको कर जाने की स्थिति में होंगे। अब आता है SCO, संघाई सहयोग संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, एकदम समझ लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न इससे बन सकने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या हुआ कि हाल ही में SCO का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, SCO का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, और ये इस सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट है, जो सारी चीज़ बता रहा हूँ, पहले तो वर्चुअल हुआ, दूसरा नई दिल्ली घोषणा पत्र इसमें हस्ताक्षर किए गए, और तीसरा क्या है कि जो SCO के जो वर्चुअल जो अध्यक्षता, इसमें जो मतलब बैठक हुई, इसमें अध्यक्षता कौन किया, भारत किया। प्री के हिसाब से 3 चीज़ें करंट अफेयर के हिसाब से बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट और यूपीएससी में पूछता है, भारत अध्यक्षता किया, ठीक, दूसरा वर्चुअल हुआ, और तीसरा नई दिल्ली घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुए। 3 चीज़ों को आप अभी याद कर लीजिए। अब क्या है कि SCO संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रश्न हर साल बनते रहते हैं, अल्टरनेटिव ईयर पे प्रश्न बनते हैं। इसमें 1 साल 2 साल के गैप के बाद हर साल क्या करता है कि UPSC जो है और UPPSC जो है यहाँ से प्रश्न उठा देता है। तो पहले जान लेना है कि संघाई जो सहयोग संगठन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है, ये है क्या। 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान
क्या हुआ कि इसकी स्थापना की गई। कौन कौन से देश थे? रूस थे, चीन था, किर्गिस्तान था, काजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। ठीक है, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं था और कजाकिस्तान नहीं था। 2 देशों को याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देगा यूपीएससी यहीं पर। इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं था। तुर्कमेनिस्तान नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं था। ठीक है, एक देश है मात्र। तो अब इसमें सदस्य कौन कौन से हैं अभी वर्तमान में देख लीजिए। वर्तमान में क्या है कि ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इतने क्या हैं? देश हैं। ईरान देश हो चुका है, अब ये पर्यवेक्षक नहीं रह चुका और डायलॉग पार्टनर्स भी नहीं रह चुका। ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत। भारत भी इसका सदस्य है, पर कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप ये देखिए, ये आपका आ गया मैप। जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब, इतना अच्छा सा प्यारा सा ग्लोब है ये। इसमें आप देख लीजिए कि जो इसमें आप कंट्रीज देख रहे होंगे ना, ये कंट्रीज जो रंगे हुए हैं किसी भी कलर से, आप ये मत देखिए कौन ग्रीन, कौन ब्लू, कौन पिंक, उसको छोड़िए। जो भी कंट्रीज रंगे हुए हैं ना, ये सारे जो कंट्रीज हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यवेक्षक या डायलॉग पार्टनर्स के या सदस्य के देशों के तौर पे संघाई सहयोग संगठन से जुड़े हुए देश हैं। ठीक है, इन सारे देशों को आप ये देख लीजिए। अब आता है ये क्या है? अब ये इसमें दिखा रहा होगा ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ SCO। इसमें ईरान नहीं है, ईरान अब जो क्या हुआ है, देश बन चुका है, मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपका फ्लैट मैप है, ये आपका SCO संगठन का देश है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्यों बोला, ये देखिए सेंट्रल एशियन कौन से हैं, जो सेंट्रल एशियन जो मेंबर्स हैं वो SCO के कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें सिर्फ एक नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है इसमें नहीं है। तो यूपीएससी यहीं से कंफ्यूज कर देगा, सेंट्रल एशियन मेंबर पूछ देगा तो हम लोग इसी में से सब चाइना वाइना मार के चले आएंगे, गड़बड़ा जाएगा काम। ठीक है, अफगानिस्तान इसमें नहीं है, ये देखिएगा सेंट्रल एशियन में। ठीक है, तो ये आपको ये सारे मैप जो है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी फॉर ISPCS पे डाल दूंगा, स्टडी फॉर ISPCS। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल पे जो है आप वहाँ पे चलिए, यही ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इसको जो है आप कई बार मैप को देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब क्या है कि SCO की संरचना हमें देखनी है। इसमें क्या है कि काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो सबसे सर्वोच्च संस्था होती है जो डिसीजन लेती है। सबसे काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी परिषद होती है। ठीक है, अब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल क्या होती है? दूसरी सर्वोच्च संस्था होती है, सरकारों के प्रमुख की संस्था इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 अस्थायी निकाय हैं। 2 अस्थायी निकाय कौन से हैं? बीजिंग जो है चीन में स्थित सचिवालय है, और ताशकंद में स्थित जो है रीजनल क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, यानी कि जो है रैट्स। ये रैट्स कहाँ पे है? ताशकंद में है, और दूसरा जो है चीन में है, उसका सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चीन में ही। ठीक है, तो इसकी 2 अस्थायी निकाय हैं। एक रैट्स हो गया, रैट्स कहाँ पे ध्यान देना है? ताशकंद में है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना, सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी, आतंकवाद का मुकाबला, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र में सहयोग करना। प्री के हिसाब से हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब ये शिखर सम्मेलन जो हुआ, शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि 2018 में जब शिखर सम्मेलन हुआ था तो भारत के जो PM ने सिक्योर शब्द को प्रस्तुत किया था, सिक्योर शब्द को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ है वर्चुअल माध्यम से, तो इसी 2018 के जो भारत ने प्रधानमंत्री ने सिक्योर शब्द को प्रस्तुत किया था ना, उसी को अपना टॉपिक बना दिया। क्या हुआ? विषय टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। क्या हुआ? इसका विषय क्या था? थीम क्या थी? टुवार्ड्स अ सिक्योर SCO। यहाँ सिक्योर से क्या आशय है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, C से कनेक्टिविटी इन द रीजन, U से यूनिटी, R से रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो E से क्या हो गया आपका? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? मैं आपको क्रम बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी क्रम से अगर आप पढ़ेंगे, आप बस वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 2018 में PM ने
आपका सिक्योर शब्द को प्रस्तुत किया। तो जब 2023 में जब एससीओ का सम्मेलन भारत के अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से हुआ है तो वहाँ पे टॉपिक क्या बना दिया गया, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। अब सिक्योर का फुल फॉर्म क्या दे दिया गया, SECURE। अब इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। मैंने क्यों बोला, पर्यवेक्षक के तौर पे जो ईरान था, अब उसको क्या बोला गया, इसी सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में इसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में ईरान को सदस्य देश बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। प्री के हिसाब से इसको स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। और एससीओ जो है क्या बोला कि जो रैट्स संस्था है ताशकंद, इसका जो जहाँ पे जहाँ इसका सचिवालय है रैट्स का, यानी उसके लिए गतिविधियों पर भी जो है ध्यान दिया गया। अब रैट्स के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। रैट्स का मुख्यालय कहाँ पे है, ताशकंद में उज्बेकिस्तान पड़ता है। ताशकंद कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। कंफ्यूज कर देगा, बहुत इस इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए कि ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या कजाकिस्तान कोई भी दे देगा देश और ताशकंद पूछ देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उज्बेकिस्तान में है। क्या करता है रैट्स, यह एससीओ चार्टर आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से निपटने संबंधी संघाई कन्वेंशन के अनुरूप कार्य करता है। 2001 में बिश्केक शिखर सम्मेलन के दौरान इसको स्थापित किया गया था और करता क्या है कि जो अपने सदस्य देशों में से जो आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के डेटा का एक डेटाबेस रखता है। ये रैट्स का मुख्य काम है। अब इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से। अब चीज़ें प्री के हिसाब से नहीं, अब क्या है, अब मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब इसको आपको जो प्री के हिसाब से था मैंने उसको एकदम आपको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको उसका आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब आता है मेंस के हिसाब से। अब क्या है कि जो एससीओ का महत्व यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, मेंस में प्रश्न बन सकता है कि भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, या एससीओ की महत्ता को दर्शाते हुए इसकी चुनौतियों को बताइए, या फिर इसके समस्त चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, या ऐसे कुछ प्रश्न यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, मेंस में बनता रहा है और बन भी सकता है, ठीक है। तो एससीओ का महत्व क्या है ये आप देख लीजिए। क्या है कि भारत के लिए जो है इसका भू राजनीतिक महत्व है, यानी मल्टी अलाइनमेंट और जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखने के लिए इसका भू राजनीतिक महत्व है। होगा क्या कि भारत को क्या करेगा कि वैकल्पिक आर्थिक संरचना का हिस्सा बनने में मदद करेगा। इन सारे पॉइंट्स को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। और अगर आप मेंस में आपको इतना जब आंसर राइटिंग करेंगे और या मेंस देंगे, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरा विधिवत बैठ कर रच रच के लिखें। तो कीवर्ड्स को आप लिखेंगे, इसी पे नंबर मिलता है। इंग्लिश मीडियम वाले कीवर्ड्स ही लिखते हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाने के लिए इसका जो क्या है भू राजनीतिक महत्व है, वैकल्पिक आर्थिक संरचना बनाए रखने में हिस्सा में मदद करेगा। मैंने उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो आपको मेंस में लिखना है। क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, ठीक है, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। और क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, जैसे कि जो संचार की सुविधा प्रदान करेगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, इसका महत्व इसलिए है। और भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए जो मंच प्रदान करता है, जैसे क्या है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी पाइपलाइन है, ये भी एक एससीओ के थ्रू जो है इसका मंच प्रदान करता है। INSTC जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इसके लिए और चबहार परियोजना के लिए भी जो है ये क्या करता है कि मंच प्रदान करता है, ठीक है। क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि और ये एससीओ के तहत भारत ने जो है पांच जो स्तंभों और फोकस क्षेत्रों को सृजन किया है। कौन कौन से 5 क्षेत्र वो हैं, स्टार्टअप, नवाचार, डिजिटल समावेशन जो है, डिजिटल इंक्लूजन है, युवाओं को सशक्त बनाना है, परंपरागत चिकित्सा है, साझी बौद्ध विरासत है, ठीक है। ये जो है इसके कुछ मुद्दे हैं, महत्व हैं। और अब क्या करेगा कि अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये क्या करेगा, आतंकवाद जो विरोधी जो प्रयास हैं भारत के भी जो लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद विरोधी प्रयासों में, उसको मदद करेगा। क्योंकि क्या है कि जो उज्बेकिस्तान में ताशकंद में जो है क्या है रैट्स है उसका मुख्यालय, वहाँ पे जो है खुफिया जानकारी साझा करने और जो संस्थागत सहयोग के माध्यम से भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करेगा। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने में मदद करेगा, क्योंकि क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो है अफीम और हीरोइन की बहुत ज़्यादा आपूर्ति की जाती है और इनका जो है अवैध तरीके से आयात निर्यात होता है, तो इससे निपटने में मदद करेगा। सामरिक खनिज संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा, क्योंकि क्या है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे कि यूरेनियम है और हाइड्रोकार्बन है। यूरेनियम कहाँ होता है, किर्गिस्तान में होता है, ठीक है। तो भारत की पहुँच को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को अगर आप क्या करेंगे, इन्हीं को अगर आप
पॉइंट डालकर या फिर फ्लो चार्ट बना करके या ऐसे पॉइंट बनाकर या ऐसे महत्व लिख लेंगे और 1 2 3 4 5 7 पॉइंट लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। उससे अधिक आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, यूपी पीसीएस वाले विशेष ध्यान दें। यूपी पीसीएस में विशेष ध्यान ये आपको देना है कि काशी को एससीओ की इसी साल पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। प्री के हिसाब से यूपी पीसीएस के लिए 2024 के लिए भी और आने वाले वैकेंसीज आरओ एपीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? काशी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। ध्यान देना है, पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? काशी यानी वाराणसी। ठीक है, तो ये आपका प्री के हिसाब से हो गया और बाकी मेंस के हिसाब से आप देख रहे हैं। चुनौतियां लिखना है तो चुनौतियां जो हैं आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, समग्र वर्णन में भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसका सब अगर आप देखा जाए तो अगर आपको सीधा अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन देता है तो चुनौतियों को थोड़ा विस्तार से लिखना होता है, तो इसलिए चुनौतियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एससीओ के समझ क्या चुनौतियां हैं कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जैसे क्या है कि भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, इन तीनों देशों के बीच क्या चल रहा है? आंतरिक संघर्ष चल रहा है, ठीक है। डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास की कमी भी है, और चीन की जो अत्यधिक सक्रियता है, जो विस्तारवादी नीतियां हैं, वो जो क्या कर रही हैं कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उन दोनों के बीच को असंतुलित करके जो है ये जो विश्वास जो है ये पैदा करने में चुनौतियां बन रही हैं, ठीक है। अब क्या है कि इन सारे जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ये धारणा ये बनती है कि पश्चिमी विरोधी समूह होते हैं। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ आता है कि जो संस्थाएं पश्चिम के द्वारा बनाई गई हैं उससे इतर जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं विद्वान और जो स्कॉलर्स होते हैं या जो नीति निर्माता होते हैं पश्चिमी देशों के जो देश हैं, वो क्या बोलते हैं, ये पश्चिम विरोधी जो है ये कदम है। तो इसलिए माना जाता है कि जो एससीओ है वो भी एक पश्चिम विरोधी गठबंधन बनाया गया। भारत की जो क्या है कि हितों के समझ उत्पन्न करने वाली बहुत सारी परियोजनाएं चीन के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय हितों को जो प्रभावित कर रही हैं। शब्द मैं यूज कर रहा हूँ राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट। कौन कौन सी परियोजना है? जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। भारत की इससे क्या होता है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है ये, चूँकि ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जाती है, तो भारत इसका विरोध करता है। कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ क्या है कि जो एससीओ चार्टर के अनुसार जो क्या है कि किसी भी द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मतलब दो देशों के बीच में विवाद हो रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान, तो एससीओ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये जो है क्या करता है कि द्विपक्षीय स्तर पे ये जो विश्वासों में कमी होता है ना देशों के बीच में, ये लाता है। और चीन और रूसों का संबंध मजबूत होने से क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है कि ये माना जाता है कि रूस और चीन मजबूत होकर पश्चिमी देशों के बीच जो है ये क्या कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों के समझ जो है खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसी कारण से क्या है कि जो पश्चिमी मीडिया है, चीनी आक्रामकता है, ये सब चीज़ों पे सवाल उठ रहा है, और इन सारे देश चीज़ों की वजह से एससीओ की प्रासंगिकता और इसकी जो भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। ये इसके कुछ आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन में अगर आप इसको लिख सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब आगे की राह क्या हो सकती है, इस पे ध्यान देना है जरूरी है। विकास के लिए क्या होगा, बहुपक्षवाद का सहारा लेना बहुत जरूरी है। भारत को जो है एससीओ के अध्यक्षता के दौरान सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए। फैसिलेटर के रूप में भारत को कार्य करना चाहिए नियम आधारित व्यवस्था को पतन को रोकने के लिए, ठीक है। रूस और पश्चिम के बीच में क्या करना चाहिए, सेतु के रूप में। राष्ट्रीय हितों को भारतीय को बढ़ावा देना चाहिए। अपने भारत को नेशनल इंटरेस्ट को सबसे प्राथमिकता में रखकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक। विदेश नीति की जो है ऑटोनॉमी को बनाए रखा जाए, स्वायत्तता बनाए रखा जाए। क्वाड, ब्रिक्स, सार्क, आसियान जैसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं कि इन जो गठबंधन है ना कि कोई एक गठबंधन उसके जो विरुद्ध क्या है कि एक वैकल्पिक रास्ता और संतुलित विकल्प प्रदान करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान देना है। और रचनात्मक भूमिका जो है भारत के रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ मुद्दे हो गए जो आपको ये लिखना है मेंस में। तो मैंने आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से जो है इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें एससीओ से कोई भी प्रश्न बनेगा, अब आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, ठीक है। अब आता है स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक्स, एमडीबी, ठीक है। क्या हुआ कि भारत की जो है भारत में जो है G20 की अध्यक्षता हो रही है। आज भारत में भी आज समापन भी हो चुका है G20 का, आज की न्यूज है ये, ठीक है। तो भारत में G20 की जो अध्यक्षता किया उसमें क्या बोला कि स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने क्या बोला कि एमडीबी की क्षमता के दोहन पर रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया। एमडीबी है क्या,
मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक्स। ठीक है, ये क्या है कि जो संप्रभु राष्ट्रों द्वारा जो स्थापित सुपर नेशनल संस्थाएं हैं, यानी कि सुपर नेशनल होता क्या है, किसी एक राष्ट्र से परे। ठीक है, ये इसको सुपर नेशनल बोलते हैं। और ये देश ही इन संस्थाओं के शेयरधारक हैं। जो देश स्थापित करते हैं वही उसके देश शेयरधारक है। जैसे कुछ उदाहरण क्या हो गया, विश्व बैंक हो गया, एडीबी हो गया, ठीक है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक हो गया। कुछ ऐसी संस्थाएं क्या है कि जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक है। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला कि ट्रिपल एजेंडे का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि तिहरी भूमिकाओं को, ट्रिपल मैंडेट को अपनाया गया। क्या ट्रिपल मैंडेट है? चरम गरीबी को समाप्त करना, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना और ग्लोबल पब्लिक गुड्स में योगदान देना। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ बातें की गई हैं इसके जो अधिदेश में। अब इसके फाइनेंस में रिपोर्ट में क्या बात की गई है कि 2030 तक जो है सतत वित्त पोषण प्रतिबद्धता को 3 गुना करना है। ठीक है, तंत्र क्या इसके बनाया गया, एक तीसरे वित्त पोषण तंत्र के गठन का प्रस्ताव किया गया है, जो क्या करेगा कि जो लचीली और इसमें नवोन्मेषी जो व्यवस्था है उसको अनुमति दी जाएगी। अच्छा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक का महत्व क्या होता है? होता ये है कि जो क्या करती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है ये स्थायित्व देती हैं। ठीक है, क्या हुआ कि 2018 में जब वैश्विक वित्तीय संकट हुआ तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक ने 222 बिलियन डॉलर उपलब्ध करा करके जो अर्थव्यवस्थाएं थी जो टूट रही थी, जो संकट में थी, उनको उभारने में मदद की थी। विकासशील और अल्प विकसित देशों में समृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जैसे बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा आदि परियोजनाओं में जो है ये समृद्धि में योगदान देती हैं। इसी के साथ साथ जो है निम्न लागत और लंबी अवधि वाले वित्त पोषण को प्रदान करती हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो है ये क्या करते हैं कि एमडीबी जो है अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके और क्या करती हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद करती हैं। हालांकि क्या है कि एमडीबी के समक्ष जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। संरचनात्मक समस्याएं क्या है कि इनके द्वारा जो अपनाया जाने वाला फ्रेमवर्क बहुत पुराना हो चुका है और केवल क्षेत्रीय मुद्दे पर ही कुछ एमडीबी ध्यान देती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ये केवल क्षेत्रीय मुद्दों पर ही ध्यान देती हैं। ये सब चीज़ें हैं। दूसरा क्या है कि एमडीबी के बीच जो है अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा और समन्वय है का अभाव है, और जो है विकासात्मक वित्त पोषण हेतु मांग में वृद्धि आदि जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ संरचनात्मक मुद्दे हैं। इसके अलावा कुछ सीमा पारी चुनौतियाँ कौन सी हैं? जलवायु परिवर्तन, महामारी, खुली सीमाएँ, प्रवासन, इन क्या हैं? इसके लिए जो है वित्तीय क्षमता और नए दृष्टिकोण को अपनाए जाने की जरूरत है। ठीक, अभी क्या है कि ये क्या करती हैं एमडीबी की, जो कभी कभी शर्तों के साथ वित्त पोषण करती हैं। ठीक है, जो क्या होता है कि जो मान लीजिए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए क्या है कि ये जो शर्त होती हैं ये होता है कि उनके लिए उनके हिसाब से नहीं होती, उनको प्रॉब्लम करती हैं। तो इससे जो है उनके हितों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और एमडीबी के फोकस पे विवाद भी हुआ है कि जो क्या हुआ है कि जो कुछ यूएसए के नेतृत्व वाले जो शेयरधारक हैं वो एमडीबी से ऋण नहीं लेते हैं। ठीक है, एमडीबी से ऋण नहीं लेते हैं, ये भी एक दिक्कत है। और जो नए एमडीबीज बने हैं उसमें चीन की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, चाहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इसमें क्या है कि चीन की भूमिका अपनी बढ़ा करके जो बहुत सारे देशों को डेब्ट ट्रैप, ठीक है, अपनी ऋण की जाल वाली जो नीति है उसको फंसा रहा है। ठीक, साथ साथ जो है उनकी विदेश नीति को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे उनके सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमस जो बॉडी है, ऑटोनॉमी को भी चुनौतियां मिल रही हैं। अब ग्लोबल साउथ की कुछ अलग चिंताएं हैं। क्या है कि एमडीबी को जो है खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांजिशन संबंधी जो मुद्दे हैं उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब सिफारिशें की गई हैं एमडीजी को मजबूत करने के लिए और ट्रिपल एजेंडा को साकार करने के लिए। क्या है कि प्रत्येक एमडीबी के विजन दस्तावेज में परिवर्तन करना है। ठीक है, यानी औपचारिक रूप से तिहरी भूमिकाओं को अपनाना है। इसमें गरीबी उन्मूलन, साझा समृद्धि और ग्लोबल पब्लिक गुड्स का समावेशन करना चाहिए, जो 3 बताया मैंने ऊपर। और क्या करना है, वित्त पोषण के स्तर में वृद्धि करना है, यानी कि सतत वित्त को 3 गुना बढ़ाना चाहिए। नए लोचशील कानूनी और संस्थागत तंत्र विकसित करना है। ठीक, और किसमें क्या होना चाहिए कि जो संप्रभु देश हैं और गैर संप्रभु देश यानी निजी निवेशकों के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। एमडीबी प्रणाली के बाहर जो है आवश्यक सहायक गतिविधियां होना चाहिए, यानी समन्वय सामंजस्य होना चाहिए। ठीक, और ऑपरेटिंग मॉडल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है कि परियोजनाओं के लिए समय सीमा जो है तैयारी के लिए कम करनी चाहिए। ठीक, और ज्ञान और सलाहकार सेवाओं का उन्नयन करना चाहिए। जो समयावधि है ना, लागत जो लगती है
उसको जो है 6 महीने तक लाने के लिए जो है स्थानीय सरकार को मंजूरी देने के लिए अपनाने की बात की गई है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ये अब भारत के उसको लाभ क्या होगा ये भी एक देख लीजिए, ये पॉइंट है। भारत को लाभ ये होगा कि विकासात्मक जो योजनाएं होंगी उसके लिए वित्त पहुंच हो जाएगी, त्वरित अनुमोदन होगा परियोजनाओं में, ठीक है। और क्या होगा कि एमडीबी के जरिए वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाएगा, तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सकेगा। ये सारे जो है भारत को संभावित लाभ हो सकते हैं। तो ये एमडीबी की बात थी और इसमें कुछ प्री के हिसाब से कुछ खास नहीं था। इसमें बस आपको ये देखना है कि मेंस में अगर प्रश्न बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप बस पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, आधे घंटे से अधिक हो चुका है। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं। कल जो है आपको आईआर कंप्लीट कर देंगे, तो इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करेंगे। धन्यवाद।